गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ रहे हैं आप अपनी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके सेकंड टर्म के एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाले हैं और उस संदर्भ में आपकी तैयारी अच्छी हो, इसलिए मैं आज इस वीडियो में मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 भेज रहा हूं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर दूसरे के जरिए हम ये जान पाएंगे कि हमने अब तक कितनी तैयारियां करी है। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सेक्शन नंबर 1, जिसमें पार्ट नंबर 1 में 10 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। साथ साथ देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहुत इजी प्रश्न है। दिल्ली के शासक उस समय कौन थे? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, दौलत खान लोदी या महमूद लोदी? सही उत्तर है इब्राहिम लोदी उस समय जो शासन कर रहे थे। तो अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और उसके बाद जो मुगल वंश की स्थापना 1526 में हो जाती है बाबर के द्वारा। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी अंतिम शासक, और दौलत खान लोदी जो है वो इब्राहिम लोदी के अधीन पंजाब के जो है वो गवर्नर थे, या जिसे कहेंगे सूबेदार थे। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही शक्तिशाली और योग्य शासक था। नुसरत शाह हुसैन, दरिया खां लोहानी या इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी? सही उत्तर है नुसरत शाह हुसैन, जो बंगाल के ऊपर जो है बड़ी कुशलता से शासन कर रहा था, और जब तक रुआ रहा बाबर को भी हिम्मत नहीं उसके साथ युद्ध करने की। फिर तीसरा प्रश्न ये रहा, 1857 ईस्वी क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है। रॉयल नहीं, ये लॉर्ड वेल्चली है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन? इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? एक ही व्यक्ति थे, नाम बताना होगा, और वो थे लॉर्ड कैनिंग। सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। ये 1856 से लेकर 1858 तक जो है वो गवर्नर जनरल के पद पे रहे, और उसके बाद 58 से लेकर 62 तक जो है वो पहले वायसराय जो भारत पर के बने। फिर आता है चौथा क्वेश्चन, भारत का प्रथम शहीद कौन था? इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे या नाना साहिब? मंगल पांडे। बैरकपुर में सर्वप्रथम जो है विद्रोह शुरू किया गया 1857 का मंगल पांडे के द्वारा, चर्बी के वाले कारतूसों को प्रयोग न करने के साथ ये शुरू हुआ था। तो मंगल पांडे को जो है वो फांसी पर लटका दिया गया था 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। पहला शहीद जो है वो भारतवर्ष की आज़ादी के लिए। पांचवा क्वेश्चन ये रहा, भारत के किस समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, लॉर्ड वेल्चली या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है वास्को डिगामा। याद रखना, वास्को डिगामा वो व्यक्ति था जिसने यूरोप से भारतवर्ष तक पहुंचने का जो रास्ता समुद्री मार्ग से खोज निकाला था। तो 20 मई 1498 ईस्वी को ये कालीकट केरल में, याद रखना कालीकट केरल में जो है ये पहुंचे थे, और वो कालीकट जिसके साथ ही कोची में जाकर जो इनकी कब्र भी जो है वो वहीं पर जो है उनको दफना दिया गया था। फिर छठा क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन सी मुगलों की राजधानी थी? दिल्ली, आगरा, लाहौर या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है दिल्ली भी, आगरा भी, लाहौर भी, उपरोक्त सभी, सारी की सारी। और आगरा लाहौर जो है वो अकबर के शासनकाल में रही, और ये दिल्ली जो है वो अगर कहें शाहजहाँ के शासनकाल में जो दिल्ली जो है को राजधानी बनाया गया था। अगर मैं डेट्स के अकबर के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी तरह पूछा जा सकता, तो आपको याद रखना, पहले फतेहपुर, आगरा से फतेहपुर सिकरी जो है बनाया गया 1569 ईस्वी में। फिर जो है लाहौर को बनाया गया, और ये था 1585 ईस्वी में। फिर जो है उनके बेटे आते हैं जिनका जहांगीर नाम होता है। जहांगीर के बाद जो शाहजहाँ आते हैं, और वो अपनी राजधानी को जो शाहजहानाबाद, क्योंकि वो अपने नए नाम से शहर बसाते हैं दिल्ली में, पुरानी दिल्ली से कहते थे, और इस तरह से दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा 1638 ईस्वी में। फिर सातवां क्वेश्चन ये रहा, रॉलेट एक्ट पास हुआ? रॉलेट एक्ट का पास हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही डेट आपको बतानी है 1916 ईस्वी, 1919, 1962 या 1957 ईस्वी में। सही उत्तर आपको बताना है, और वो था 1919 ईस्वी में। याद होगा 1919 से रॉलेट एक्ट पास होने के कारण ही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लेकिन 18 मार्च 1919 इसकी सही डेट है। फिर आता 8वां क्वेश्चन, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? याद होगा असहयोग आंदोलन इसी चोरा चोरी की घटना के कारण जो है वो बंद हो गया था। तो आपको बताना है फरवरी 1922, मार्च 1923, जनवरी 1936 या फरवरी 1925? सही उत्तर है फरवरी 1922 ईस्वी को, और डेट थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी जो गोरखपुर जिला है
कहाँ, उत्तर प्रदेश का। वहाँ पे घटना घटी थी। 303,000 किसान जो है वहाँ पे एकत्रित हुए थे। पुलिस ने उनको भड़काया और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, पुलिस के ऊपर जो थाना था उसे आग लगा दी और वहाँ पर 22 पुलिसकर्मी जो मारे गए थे। तो ये घटना घटी थी चोरा चोरी में। इसी कारण महात्मा गांधी को जब ये खबर मिली तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया, तो फरवरी 1922। फिर आता 9वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने शरणार्थियों को देखभाल के लिए सबसे बड़ा कैंप कहाँ लगाया था? गुरदासपुर, कुरुक्षेत्र, जालंधर और लुधियाना, ये सारे ही कैंप के क्षेत्र थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो किया गया था वो कुरुक्षेत्र, जहां 5 लाख शरणार्थी जो है वो रहे थे। 10वां क्वेश्चन ये रहा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति याद होगा आपको 7 मेंबर्स थे, जिसमें प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो कौन है वो आपको बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। सही उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। अब आता है दूसरा पार्ट, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो रिक्त स्थान रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। रिक्त स्थान ये रहे, औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः डैश कर लगा दिया था। याद रखना, हिंदुओं पर लगने वाला कर वो था जजिया कर, बिल्कुल सही है। अगला है, अवध का अंतिम नवाब, याद होगा वो थे वाजिद अली शाह, बिल्कुल सही है, वाजिद अली शाह, जिसके ऊपर कुशासन का जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने आरोप लगाया था और अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया गया था 1856 में। फिर पुर्तगालियों ने डैश को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था, वो क्या था? याद होगा आपको, पुर्तगालियों ने गोवा, इंपॉर्टेंट नाम है गोवा। भारत में प्रथम डैश दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। याद रखना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और वहां पर ये प्रथम दिवस, कौन सा दिवस था? ये दिवस था स्वतंत्रता दिवस। फिर आता है, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, ये शब्द किसने कहे थे? बड़ा इंपॉर्टेंट है और सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। अब आता है बी पार्ट जो है, सेक्शन बी, जिसमें जो है पैराग्राफ आता है, उसी से आपने जो है वो क्वेश्चन के आंसर बनाने। ये क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, ये 2-2 नंबर का और 1 नंबर का। किस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया? तो हम उसी आंदोलन की बात कर रहे हैं और था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों? क्योंकि इस दौरान इन जो युवा थे वो बड़ी संख्या में इसलिए आकर्षित हुए थे कि उनमें एक तो युवा जोश भी था, बड़ा आकर्षण भी था और वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, जैसे कि भगत सिंह की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? वो आंदोलन जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, अर्थात युवाओं को सबसे अधिक अपनी ओर जो है आकर्षित किया गया था, वो था 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। फिर आता जीना के बारे में आपके जानते हैं, जीना का यहाँ जिक्र किया गया है। तो जीना जो है वो कौन थे? मुस्लिम लीग के जो है वो अध्यक्ष थे। तो उनके बारे में क्या है? उन्होंने हमेशा जो है पाकिस्तान की जो है मांग रखी थी और जिसे जो है 1947 में मान कर लिया गया था और 14 याद होगा अगस्त 1947 को उन्हें आज़ादी जो है, पहला देश जो है भारत के 2 टुकड़ों में विभाजित होकर 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान बन गया था। ये जीना का ही। तो जिस प्रकार से क्या लिखेंगे इसका आंसर कि जीना मुस्लिम लीग दल के प्रमुख नेता थे और उनका नाम भारत के विभाजन के लिए जोड़ा जाता है या याद किया जाता है। तो इस तरह से 2 नंबर आपके मिल जाएंगे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में हुई थी? बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो और यहाँ पर जिक्र होता है 1948 में, जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, लेकिन समाप्त नहीं होता तो ये 1 साल पश्चात 1949 में ये तक जो है वो युद्ध चला था, ठीक है। फिर आता है आगे सी पार्ट, इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 में से जो है कोई 3 क्वेश्चन आपको करने होते। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सुलह-ए-कुल से क्या अभिप्राय है? सुलह-ए-कुल जिसे अकबर ने स्थापित किया, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सुलह-ए-कुल से अभिप्राय है सबके साथ शांति से रहना। ये जो है पाठ पढ़ाया गया था अकबर को उसके गुरुओं के द्वारा भी, और ऐसे भी धार्मिक सहनशीलता के कारण जो माता पिता के द्वारा भी सहनशीलता की नीति अपनाई गई, तो उसने भी उस पथ पर चलते हुए सुलह-ए-कुल, और खासतौर पर अगर सुलह-ए-कुल की बात करें कि उनके दरबार का जो मुख्य कवि था जिसका नाम था अबुल फजल, उसने इसको प्रेरित किया गया था कि इस पर चलते हुए तभी जो है हिंदुओं का साथ जो है अकबर को मिल पाया था। सुलह-ए-कुल का मतलब क्या हुआ? सबके साथ शांति। तो उन्होंने क्या अपनाया कि सभी धर्म के लोगों को सहयोग जो लिया गया वो तलवार के बल पर नहीं लिया जैसे औरंगजेब ने किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने प्रेम के बल पर उनके दिलों को जीता और इस प्रकार से जो लोग, जो भारतीय, जो राजपूत जो है उनके शत्रु हो सकते थे उनके मित्र बन गए और इस तरह से उन्होंने एक बड़े साम्राज्य के ऊपर शासन किया। तो इसके लिए उन्होंने एक कार्य भी किया था कि 1563 ईस्वी में उन्होंने तीर्थ यात्रा कर जो हिंदुओं के ऊपर था वो हटा दिया गया था, और 1564 ईस्वी में जो जजिया कर था जो गैर मुस्लिम पर लगाया गया था उसे भी हटा दिया गया था। तो इस प्रकार से ऐसे कार्य करके सुलह-ए-कुल की नीति का उन्होंने परिचय दिया। फिर आता है
18वां क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जिसे महात्मा गांधी ने शुरू किया। दूसरा बड़ा आंदोलन था सविनय अवज्ञा, दांडी मार्च, याद होगा आपको, वहां से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 6 अप्रैल 1930 इसको जब महात्मा गांधी जो साबरमती से दांडी पहुंचे थे लोगों के साथ, तो वहां पर सुबह के समय उन्होंने प्रार्थना की, समुद्र के किनारे जो है अपना नमक बनाया, उसे हाथ में लिया और इस प्रकार से, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है सरकार ने जो है वो स्वतंत्रता खत्म कर दी थी, कोई भी जो अपना नमक नहीं बना सकता था, इसके ऊपर जो है वो कानून बना दिया गया था। लेकिन इस कानून को तोड़ते हुए, क्योंकि उन्होंने, गांधी जी मानते थे कि भारत के अधिकतर लोग जो है गरीब हैं और वो नमक से भी खाना जो है खाते हैं, तो इसलिए नमक उनके लिए ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये कानून तोड़ते हुए उन्होंने क्या किया, सभी ने अवज्ञा पूरी तरह से एक साथ जो है एक मुश्त जो है वो अवज्ञा करी, किसकी, नमक कानून की, और इस प्रकार से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हो गया था। तो इसके जो पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो कार्यक्रम वो क्या थे, क्या क्या था, किया रखा गया, नमक कानून का उल्लंघन करना जो महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को कर दिया था। अब लोगों को भी जो है खुली छूट थी कि वो अपना नमक खुद तैयार करें, जो होता आ रहा था। शराब की जो दुकानें थी वहाँ पर स्त्रियों को कहा गया कि वो धरना देंगी, विदेशी वस्तुओं को जलाया गया, विद्यार्थियों सरकारी जो शिक्षण संस्थान को बहिष्कार किया गया, और सरकारी कर्मचारियों को कहा गया कि वो नौकरियों से त्यागपत्र दे, इसके जो है वो कार्यक्रम थे। इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आगे बढ़ा। फिर आता 1900, कश्मीर को भारत में कैसे मिलाया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर जो आज भी हमारे लिए जो है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। कैसे, कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी उस समय, जब 1947 में भारतवर्ष आज़ाद हुआ, तो उस समय वहाँ पर जो शासक थे वो हरि सिंह थे, हिंदू थे, लेकिन जो वहाँ की जनता थी अधिकतर वो मुसलमान थी। तो हरि सिंह और पाकिस्तान को भी जो है वो, क्योंकि जनता वहाँ पर मुसलमान थी, इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि जो है उसको हथिया ले, कश्मीर को हथिया ले, इसलिए उसने क्या किया, जो वहाँ पर हमला बोल दिया, और 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी का वो समय था, कबायली जो हमला किया गया कश्मीर के ऊपर। तो विवश होकर क्या हुआ, क्योंकि अब जो है हरि सिंह की एक ना चली, उस प्रकार से अब क्या किया, हरि सिंह क्योंकि हिंदू थे, उन्होंने हिंदू राष्ट्र भारत की तरफ देखा, और 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को उन्होंने क्या कहा कि मुझे आपकी सहायता चाहिए और मैं आपकी स्वाधीनता को स्वीकार करता हूँ, भारतीय संघ में शामिल होना चाहता हूँ, ऐसा लिख के उन्होंने दिया। तो इसके बाद क्या होता, अब उस समय जो वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे, वो सेना लेकर जो है कश्मीर पहुंचते हैं और युद्ध छिड़ता है, और 1 जनवरी 1949 ईस्वी को ये संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से बंद होता है। और इसके बाद जो स्थिति का कि हमने कश्मीर के अधिकतर हिस्से के ऊपर जो है कब्जा जमा लिया था, तो जो आज की स्थिति है उसी समय की स्थिति इसके अनुरूप चली आ रही है, और आज भी हम उस स्थिति के अनुसार जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ते रहते हैं। तो ये स्थिति आज भी उस तरह से बनी है। तो यह कश्मीर को कैसे मिलाया गया था। फिर आता गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में जो संक्षिप्त नोट लिखना है कि गेटवे ऑफ इंडिया याद रखना, मुंबई में है, ताजमहल होटल के बाहर, याद होगा आपको, वहाँ पर ये स्थापित है, अंग्रेजों के द्वारा जो है अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था। तो इसके बारे में क्या इतिहास है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो मुंबई में 1911 ईस्वी में, याद रखना 1911, जो भी मैंने ये कलर किया ना उसको याद रखेंगे तो सारा पैराग्राफ बन जाएगा। 1911 ईस्वी में इसे बनाया गया था, किसके लिए, उस समय जॉर्ज पंचम जो है वो शासक थे, इंग्लैंड के राजा थे, और उनकी जो रानी थी, पत्नी जो थी वो मैरी थी, इनके स्वागत के लिए, क्योंकि वो समुद्री रास्ते से आए थे, तो मुंबई में उनका स्वागत करना था, इसलिए जो एक बड़ा जो है वो गेट बनाया गया था, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, हालांकि मॉडल था। तो इस जो बाद में जब इसका निर्माण कार्य जो शुरू किया, बनाया गया उसी स्थिति में, तो ये जो शैली थी वो थी इंडो सारा सैनिक शैली। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडो सारा सैनिक शैली क्यों कहा गया, क्योंकि ये इंडो भारत और सारा सैनिक शैली ये दोनों का ही मिश्रण था। ठीक है, यूरोपियन शैली और भारत की शैली दोनों का ही मिश्रण था, जिस शैली से ये बनाया गया है। और इसको कौन चीज़ें दर्शाती हैं कि ये मिश्र शैली है, वो दिखाते हैं, इसके जो गुंबद है, छतरियाँ हैं, जालियाँ हैं, जो मेहराबें हैं, उससे पता लगता है कि इंडो सारा सैनिक ये शैली से बना है। फिर आता है बड़ा क्वेश्चन जो आता है 8 नंबर का। ये 3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 21, 22, 23, और आप में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने होते। तो पहला क्वेश्चन इस बार है कि बाबर के आने से पहले भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य उत्तर भारत की बात कर ले, उस समय कौन कौन राजा थे, एक एक करके। दिल्ली में इब्राहिम लोदी, इसकी चर्चा हम कर सकते थे, और वो अपने अफगान सरदारों में बहुत जो है बदनाम था, क्योंकि वो अपने अफगान सरदारों के ऊपर विश्वास नहीं करता था, और इस प्रकार से उनको जो है उनके ऊपर लगातार जो है किसी भी तरह से जो है उनको नाखुश रखता था। तो इस तरह से वो उनके खिलाफ रहते थे और षड्यंत्र रचते रहते थे अपने ही सरदार के विरुद्ध। जैसे इब्राहिम, अगर हम बात करते हैं पंजाब के गवर्नर की बात करते हैं, दौलत खान लोधी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने
बाबर को जो आमंत्रण किया था, तो इस प्रकार से ये दिल्ली के हुए इब्राहिम लोदी, ये अपने प्रजा और अपने सरदार के बीच में बहुत ही बदनाम था और बहुत क्रूर था, इसलिए जो लोग भी पसंद नहीं करते। दूसरा आता है पंजाब। लोधी वंश के जो बात कर देते हैं, दौलत खान लोधी की बात कर देते हैं, तो वो एक स्वतंत्र होने की जो आशा में था और इसलिए उसने क्या किया, उनके जो चाचा थे आलम खान लोधी, उनके साथ मिलकर जो है एक समझौता किया और उस समझौते के अनुसार अब उन्होंने क्या किया, न्योता दिया गया बाबर को आक्रमण करने के लिए, ये सोच के कि कहीं ना कहीं बाबर उनको जो है आलम खान लोधी को जो है, क्योंकि वो राजा खुद बनना चाहता था, तो इसलिए अगर हम बात करते हैं दौलत खान लोधी, तो पंजाब का ये शासक नहीं था, ये इब्राहिम लोधी के ही अंडर था। लेकिन महत्वपूर्ण क्या था कि ये मिलकर जो है षड्यंत्र रच रहे थे बाबर को भारत लाने के लिए, किसके विरुद्ध, इब्राहिम लोधी के। तो ये स्थिति हम बता रहे हैं उस समय की उत्तर भारत की। फिर आता बंगाल, इसकी बात हो चुकी है कि उस समय शासक नुसरत शाह हुसैन, बहुत योग्य शासक जो है वो उस समय शासन कर रहा था और प्रजा में भी वो बहुत जो है फेमस था। इवन जो है बाबर ने भी इसको अपनी जो किताब तुझ के बाबरी, उसमें भी उसका जो है वर्णन आता है कि वो बहुत अच्छा शासक था अपने समय का। फिर आता है चौथा मालवा, यहाँ पर जो है महमूद खलजी द्वितीय शासन कर रहा था, लेकिन वास्तविक तौर पर इसकी जो शक्ति थी, उसका जो प्रधानमंत्री था, जो हिंदू था, मेदिनी राव, उसके हाथ में थी और इसलिए जो मुस्लिम लोग थे वो उससे नाखुश थे। फिर पांचवा आता मेवाड़। मेवाड़ जो है वो राजपूत जो है रियासत थी और राणा सांगा वहाँ पर जो है वो शासन कर रहे थे। याद रखना, राणा सांगा बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है। तो शक्तिशाली राजपूत शासकों में एक जो है माने जाते थे। इनका जो सपना था वो था दिल्ली पर कूच करने या पूरे भारत के ऊपर जो है वो हिंदू राष्ट्र जो स्थापित करना, ये उनका शासन था। इसलिए बाबर के पश्चात जो है युद्ध होना अनिवार्य दोनों में हो जाता है। तो छठा आता गुजरात, मुजफ्फर शाह द्वितीय। याद रखना, गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय जो शासन कर रहे थे और मेवाड़ और मालवा के साथ इसका लगातार संघर्ष होता रहता था। इसके कारण क्या थे, इनकी शक्ति जो क्षीण हो गई थी गुजरात की। तो ये भी उत्तर भारत की स्थिति है। सिंध की बात करते तो गवर्नर शाह बेग अर्जुन बहुत योग्य शासक था, बहुत वीर शासक था और उसका पुत्र उससे भी वीर था जिसका नाम था हुसैन। तो हुसैन ने उस समय मुल्तान पर अधिकार कर लिया था और एक बड़े साम्राज्य जो स्थापित कर लिया। तो उस समय अगर अफगानों की बात करें तो यहाँ अफगान सबसे उच्चतम शिखर के ऊपर थे, किसके अंडर, साहब बेग अर्जुन के अंडर। ठीक है। फिर आता है आठवां कश्मीर। यह मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक था जो प्रजा में भी बदनाम था और लोग उससे नाखुश थे। इस प्रकार से कश्मीर भी, तो अधिकतर देखा जाए तो स्थिति कैसी थी, बाबर के लिए जो है, बाबर के अगर हम कहें कि बाबर के योग्य थी या बाबर के लिए जो है वो सहायक थी ये सारी व्यवस्था उत्तर भारत में। दक्षिण की भी बात कर लेते हैं। दक्षिण में कौन कौन था, बहमनी राज्य जो मुस्लिम स्टेट्स थी 5, उनको बहमनी राज्य माना जाता है। अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बरार और गोलकुंडा, यहाँ पर जो है शासक कौन थे, ये मुस्लिम शासक थे। तो ये पांचों का संघर्ष जो है बहमनी का जो है वो विजयनगर के साथ लगातार बना रहता था। इन्होंने पांचों ने ही जो है एक गुट बना रखा था, इसलिए इसको बहमनी साम्राज्य। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य जो है ये लड़ाई के कारण, किसके कारण, जो दक्षिण भारत में अभी बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के साथ लगातार लड़ाइयाँ होने के कारण, लड़ाइयाँ क्या होती है, वो आदमी को, वो किसी भी चीज़ को जो है, चाहे राजवंश हो चाहे वो आदमी हो, वो क्षीण होते हैं, मतलब उनकी शक्ति जो है कम होती चली जाती। तो ये बहमनी था। फिर दूसरा आता है विजयनगर साम्राज्य। ये प्रगति के शिखर पर था। इसका जो योग्य शासक था कृष्णदेव राय, 1509 से 1529 तक शासन किया। ये सबसे योग्य शासक था। अगर जैसे हम बात करते हैं मुगल शासकों में तो अकबर सबसे योग्य शासक माना जाता है, उसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय जो है सबसे योग्य शासक माना जाता है और उसने अपने समय में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी बहमनी के साथ वो सारी की सारी जीती और बहुत बड़े साम्राज्य पर विस्तृत भी किया। फिर तीसरा था पुर्तगाली। वहाँ पर जो है, जैसे गोवा की बात करते हैं, वो वहाँ पर अलबुकर जो है काफ़ी शक्तिशाली था गोवा में। तो ये स्थिति थी दक्षिण भारत में। तो अगर कुल मिलाकर निष्कर्ष देखें तो ये था कि उपरोक्त विशेष से स्पष्ट है कि बाबर का आक्रमण के समय भारत में अराजकता और अशांति फैली हुई थी और राष्ट्रीय एकता का जो है अभाव था। जनसाधारण में यह रुचि नहीं थी कि भारत का शासक कौन बने या ना बने। इन परिस्थितियों में वह बलशाली और सुदृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति के लिए ऐसे भारत पर विजय पाना कोई कठिन कार्य नहीं था, सहज कार्य था। कठिन कार्य नहीं था बल्कि सहज कार्य था कि ऐसे जहाँ पर एकता स्थापित न हो, चाहे वो राजा की बात कर रहे हो और प्रजा के बीच में जो है, तो इस प्रकार से ऐसे अयोग्य शासक जो है जल्दी से हराया जा सकता है। तो इस प्रकार बाबर के समर्थन में उत्तर और दक्षिण भारत में स्थितियां थी। फिर आता दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक एक करके जो है वो पिछले उसमें मैंने 3 विशेषताएं जो आपको बता दी थी,
ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। पहले, लिखित और विशाल संविधान, किसी भी देश का सबसे बड़ा संविधान। मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, मौलिक अधिकार 6 और कर्तव्य जो है 11 जो है वो दिए गए हैं। इसकी चर्चा हो गई थी। राजनीति के निर्देश के सिद्धांत, कि संविधान के राज्यों को भी अपनी नीति बनाने का जो निर्देश दिए गए हैं उसे नीति निर्देश सिद्धांत कहा जाता है। चौथा आता है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। समाजवाद की स्थापना जो है संविधान का एक उद्देश्य रहा है, और धर्मनिरपेक्षता की अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य कहीं भी संविधान में अपना धर्म नहीं दिया गया है, सभी धर्मों को समान का जो अधिकार जो प्राप्त है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। फिर आता है लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब संविधान के अनुसार देश का जो शासन है वो जनता द्वारा या तो चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, या फिर जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनके द्वारा जो है फिर जो उनको चुना जाता है। तो इस प्रकार से प्रोक्ष या अप्रोक्ष रूप से जो है लोग ही जो है अपने जो गणराज्य है या उसका जो शासन है उसके जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, उसके ही उनके द्वारा ही एक तरह से चलाया जाता है। क्योंकि देखा 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं तो कौन चुनते हैं, लोग ही चुनते हैं। तो एक लोकतांत्रिक लोगों की तरह चुनी हुई सरकार जो है प्रतिनिधित्व करती है। तो ये 5 विशेषता हुई किसकी, संविधान की, इसी के द्वारा, क्योंकि संविधान के अनुसार ही देश चल रहा है। तो 5 विशेषता। छठी हुई विधानमंडल के 2 सदन। ये भी आपको मालूम है कि सेंटर जो सरकार है जो दिल्ली में बैठती है उसके 2 सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा बड़ा सदन है और लोकसभा जो है निम्न सदन है। फिर 7वां आती है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्याय करने के लिए जो स्वतंत्र न्यायपालिका जो बनाई गई है, सर्वोच्च न्यायालय है, मालूम है आपको, दिल्ली में। और सर्वोच्च न्यायालय देश में सबसे बड़ा न्यायालय है, और प्रत्येक जितने भी अपने राज्य हैं उनका जो उच्च न्यायालय स्थापित है उनसे ऊपर ये यहाँ के निर्णय जो है वो कहाँ सुनाए जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनाए जाते हैं। और सबसे सुप्रीम जो उससे भी ऊपर का जो होता है वो राष्ट्रपति जो है उस निर्णय को भी बदल सकता है। ये व्यवस्था किसके, संविधान के अनुसार स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर 8वां आता है छुआछूत की समाप्ति। इसे क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है उसी समिति के जो अध्यक्ष थे, तो इसलिए उनकी प्रारूपता क्या थी कि भारत में एकजुट रहे, भारत टूटे ना, क्योंकि उसने देखा था कि भारत जो है समय समय पर विदेशी ताकतों के द्वारा जो है तोड़ा गया आसानी के द्वारा, और वहाँ पर जो उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शासन भी किया। ब्रिटिश लोग आए, काफ़ी लंबे समय तक शासन किया, उससे पहले जो मुगल आए फिर और आए। तो क्यों, क्योंकि हम लोग जातियों के बंधन को तोड़ नहीं पाया और इसलिए एकजुटता नहीं रही, एकता का अभाव रहा। तो इसलिए जो है छुआछूत की समाप्ति भी जो है वो इसका ध्येय मनाया गया। इसकी एक विशेषता है संविधान के। फिर आता केंद्र सरकार। सारे देश का शासन चलाने के लिए शक्तिशाली केंद्रीय सरकार बनाई गई थी, जिसमें सबसे बड़ा राष्ट्रपति आता है, फिर उपराष्ट्रपति, फिर मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। ये भी व्यवस्था जो है संविधान की। 10वां है राज्य सरकारें। भारत में जो है वो राज्यों को जो है काफ़ी जो है अधिकार प्राप्त है। एक संघ के तौर पर जो है राज्य जो है कार्य करते हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी सरकार होती है और राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रीगण होते हैं। इस प्रकार से राज्य सरकारें चलती है। फिर ये हो गया 10 जो है, क्योंकि हमारा 8 नंबर का आता है तो कम से कम ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का राजनीतिक और सामाजिक कारण क्या थे, वर्णन कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक ऐसा विद्रोह जिसे 1857 ईस्वी में जो प्रारंभ हुआ था, तो उसके लिए जो है ये समस्त भारत में तो नहीं फैल सका, लेकिन फिर भी इसका महत्व है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे कहा जाता है। तो उसमें राजनीतिक और सामाजिक जो कारण रहे उनकी चर्चा एक एक करके हम जो करेंगे। पहले राजनीतिक कारण। इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको सामाजिक ना आकर धार्मिक या फिर जो सैनिक कारण आ गया और तत्कालीन कारण गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूरा का पूरा आपने याद कर लेना है। तो राजनीतिक कारण जल्दी से बात करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीति की बड़े साम्राज्य, खासकर लॉर्ड डलहौजी जब आए तो उन्होंने कई तरह से जो है भारतीय जो राजा थे उनको मिलाने का कोशिश किया। देखिए, उनके शासनकाल में लेफ्ट सिद्धांत के अनुसार जो है, लेफ्ट का सिद्धांत क्या बोलता है कि कोई भी आश्रित जो शासक है अगर उनका अपना पुत्र ना होकर दत्तक पुत्र होगा तो उसे जो है वो मान्यता नहीं मिलेगी और उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, जयपुर, बुकाट और नागपुर को मिला लिया गया था। झांसी याद होगा 54 में मिला लिया गया था। तो इसी तरह से जो है कई तरीकों से अगर हम करते हैं, अवध की बात करते हैं, उसका क्या शासन का कुप्रबंध लगाकर जो है डलहौजी ने, तो पहला कारण क्या बोला कि साम्राज्यवाद नीति कि जितने भी शासक भारत पर थे उनको लग रहा था कि हमारी बारी आने वाली। तो इस प्रकार क्या था, इसके कारण जो है उनमें जो है जो उथल पुथल थी, उससे लोग जो है उसके शासक जो है उनके विरुद्ध हो गए, खासतौर पर वो जिनका शासन उन्होंने छीन लिया गया था। तो उसमें ये नाम भी शामिल है। दूसरा आता है मुगल बहादुर शाह जफर का अपमान। मुगल बहादुर शाह जो अंतिम शासक थे उनके साथ अपमान हुआ था। देखिए, जब मुगल बादशाह जो थे
उनको सम्मान के लिए जो है बहुमूल्य नजराना जो है अंग्रेज जो है प्रस्तुत करते थे कि जहांगीर के शासनकाल में जब उन्हें जो इजाज़त मिली थी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो बड़े बड़े जो है उपहार दिया करते थे। ये आगे प्रथा चलती रही। तो अब क्या था कि एक समय जब अंग्रेजों का यहाँ पर दबदबा हो गया, तो फिर अब उन्होंने क्या किया कि 1835 ईस्वी में बहादुर शाह जफर मुगलों के जो नए बादशाह बने, तो अंग्रेजों ने उनको प्रति को सम्मान प्रकट नहीं किया और ना ही कोई भेंट दी, और उल्टा ये कहा गया कि अब उन्हें जो है लाल किला भी खाली करना पड़ेगा, उनके आने वाले जितने भी उत्तराधिकारी हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इस अपमान से, ये जो अपमान था मुगल बादशाह का, लोग क्योंकि अभी भी उनको अपना बादशाह मानते थे, तो ये भी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जाने वाली बात थी। तीसरा जो आता है वो है नाना साहिब की पेंशन बंद करना। नाना साहिब की बात करें तो ये भी दत्तक पुत्र थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के, ठीक है, मराठों के। तो 1857 ईस्वी में 1818 ईस्वी में क्या हुआ था कि पूना पैक्ट हुआ था बाजीराव द्वितीय के बीच में, अंग्रेजों के बीच में, जिसके अनुसार क्या मान लिया गया था कि उन्हें 8 लाख वार्षिक पेंशन जो है वो दे दी जाएगी, उनके और उनके उत्तराधिकारियों को। लेकिन 1851 ईस्वी में क्या हुआ, नाना साहब जब जो है बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई, तो नाना साहब जो उनके दत्तक पुत्र थे उनको जो है ये पेंशन नहीं दी गई, और इसीलिए जो है बाद में क्या हुआ, अब नाना साहब जो उनके कट्टर शत्रु बन गए, और उन्होंने क्या किया, 31 मई 1857 ईस्वी को तारीख निश्चित की गई। उन्होंने विभिन्न राजाओं के साथ जो है वो जो नियर अबाउट जो जितने भी शासक थे उनके साथ मिलकर जो है एक खुफिया जो है वो एक जैसे कहते हैं एक प्लान बनाया 31 मई 1857 को, जो एक विद्रोह किया जाएगा पूरे भारत में और अंग्रेजों को बाहर निकाला जाएगा। फिर आता चौथा झांसी का विलय 1853 में, जो झांसी के जो महाराजा थे गंगाधर राव, याद रखना, इनकी जो है निसंतान मृत्यु हो गई, और इन्होंने भी अपने समय में ही जो दामोदर राव को जो है अपना बालक जो है वो गोद पुत्र ले लिया था, लेकिन इसे भी लॉर्ड डलहौजी ने जो है उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर लिया। इस प्रकार से लेफ्स के सिद्धांत के अनुसार मार्च 1949 ईस्वी को झांसी को भी विलय कर लिया गया था अंग्रेजी साम्राज्य, और इससे रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उससे जो है वो उनको निराशा लगी और वो भी घोर शत्रु बन गए अंग्रेजों। तो इसलिए भी जो है 1857 का विद्रोह हुआ। फिर आता है अवध का विलय, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। 1856 ईस्वी में वाजिद अली शाह जो बहुत योग्य शासक थे और अच्छा शासन जो दे रहे थे, इनके ऊपर लगाया गया कि कुप्रबंध का। इससे क्या हुआ, लोग जो है बहुत ज़्यादा विरुद्ध हो गए, क्योंकि अच्छे शासक होना जो है, अगर कोई शासक अच्छा तो उसके साथ जनता भी शामिल हो जाती। तो यही नहीं, एक और था कि अवध एक ऐसा राज्य था जिन्होंने अंग्रेजों की बहुत भलाई, अंग्रेजों का बहुत साथ दिया था। तो साथ देने का जो है उनको ये जो है सिलसिला मिला या ये सिला दिया गया, तो ये भी अच्छी बात है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है माना था कि उनकी सेना में, अंग्रेजों की सेना में लगभग 75,000 जो सैनिक थे वो अवध से ही आते, तो इसलिए सैनिक जो है उनसे डरा। तो ये भी कारण बना अवध का विलय करना। फिर आता है सामाजिक और धार्मिक। मैं इकट्ठा दे रहा हूँ ताकि आप जो है इनको जान पाएं कि ये, अगर सामाजिक सुधार की बात करें, देखिए सामाजिकरण में क्या, सामाजिक सुधार अंग्रेजों ने अपने समय, क्योंकि काफ़ी जो है पढ़े लिखे लोग तो जानते थे अच्छे और बुरे में, तो उन्होंने क्या किया, कन्यावध, सती प्रथा, नरबली, इन पर पाबंदी लगा दी और 1856 से विधवा का पुनर्विवाह करने की अनुमति मिल गई। लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था की गई, शिक्षा जो है पश्चिमी शिक्षा दी गई, लेकिन व्यवस्था की गई। छुआछूत, जाति प्रथा, ये सारे के लिए जो विरुद्ध कानून बनाए गए, लेकिन ये अच्छे काम थे, लेकिन जो है लोगों ने इसे भी अपने धार्मिकता के प्रति या सामाजिकता के प्रति जो है वो गलत माना। तो इस प्रकार से ये भी जो है इनके विरुद्ध बातें गई। फिर दूसरा आता है ईसाई धर्म का प्रचार, क्योंकि जहाँ जहाँ ये लोग गए उन्होंने ईसाई धर्म को जो है वो प्रचारित किया और दूसरे धर्मों को दबाने की कोशिश, क्योंकि अपने धर्म को सबसे अच्छा धर्म मानते थे और इसलिए उस धर्म के लिए को लाने के लिए किसी भी उचित या अनुचित ढंग तक जो है चले जाते थे, घूस भी देते थे। तो इसलिए एक और काम किया था कि लॉर्ड डलहौजी ने धार्मिक अयोग्यता अधिनियम जो 1885 ईस्वी में जो पारित किया गया, जिसके अनुसार अब कोई भी जो है हिंदू जो है अगर ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसकी संपत्ति उसे ही दी रखी जाती थी, उससे छीनी नहीं जाती थी। इससे क्या, तो बहुत सारे हिंदू जो है वो ईसाई धर्म में जाने लगे। तो ये भी हिंदुओं ने जो अपने लिए गलत माना और इसलिए भी हिंदू इनके नाराज हो गए। फिर तीसरा आता रेल तथा तार का आरंभ। देखिए रेल और तार का आना, इसे भी कई बार क्योंकि उस समय अनपढ़ जो है वो लोग हुआ करते थे, तो एक अफवाह फैली कि भाई रेल जो है, जो पटरियां हैं, जो रेलगाड़ी हो, इसलिए जो है वो लाई गई है, तार इसलिए लाए गए हैं कि ईसाई धर्म जो ग्रहण नहीं करेंगे उनको या तो रेलों के तले जो है कुचल दिया जाएगा या तारों में, खंभों में जो फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो इस प्रकार से भी लोग उनसे नाखुश हुए।
चौथा है भारतीयों से दुर्व्यवहार। ये मालूम है आपको कि भारतीयों को योग्यता नहीं देखी जाती, ईमानदारी नहीं देखी जाती, उनका विश्वास ही नहीं किया जाता था और उन्हें केवल छोटे और घटिया किस्म के पद जो है वो दिए जाते थे और उन्हें जो अंग्रेज थे वो सुअर कह के, कुत्ते कहकर, गधा और काले भारतीय कहकर जो है बुलाते थे। ये भी अमानवीय था। तो इस प्रकार से कई जो है पाबंदियां उनके ऊपर जो लगी होती थी, किसके कारण कि हम भारतीय इस कारण, तो इसलिए भारतीय उनसे ना खुश थे और इसलिए जो है उन्होंने आंदोलन किया 1857 का। ठीक है, ये 4 कारण जो है इसके हो गए। ये जो है गलती से रह गया है। अब आपका क्वेश्चन जो सेक्शन नंबर ई रहता है जिसमें जो है 2 आपको मानचित्र आएंगे। इस बार जो मानचित्र रहेगा इंपॉर्टेंट हो, भारत के रेखा मानचित्र पर शेरशाह सूरी का साम्राज्य बताना है। मैं इसको बदलना भूल गया हूं, तो आपने इसको क्लियर कर लेना है। तो ये इसकी वीडियो में मैं आपको भेज चुका हूं, वो आपने जरूर चेक कर लेनी है। इसी प्रकार से अगला जो 25वां क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, अकबर का साम्राज्य। इसे भी आप देख लें, ये भी मैं भेज चुका हूँ आपको वीडियो। अकबर का साम्राज्य कैसे बताया है वो आपने जरूर चेक कर लेना। इस प्रकार से आपका ये मॉडल क्वेश्चन पेपर दूसरा जो है समाप्त होता है। यहीं पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, समय बहुत लंबा होगा, आप अच्छे नंबर लेंगे मैं मानता हूँ। इसी शुभ आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।